बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तानी फ़ौज किस तरह तब्दील हुई, इसके तफसीलात बड़ी चौंका देने वाली हैं और हैरान कुन है। और फिर शर के अंदर से इतने बड़े खौफनाक और भयानक वाक़यात के बाद से, जिनका मकसद पाकिस्तानी फ़ौज को पारा पारा करना और मुल्क को तबाह करना था, उनके अंदर से एक बहुत बड़ा खैर किस तरह निकला। और फिर 9 मई के मंसूबे की कुछ और तफसीलात हैं जिनसे ये पता चलता है कि मंसूबा इससे भी आगे का था, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर वो कुछ अहम किस्म के जो तबाहकुन वाक़यात थे वो रूनुमा होने से बच गए। और तीसरा पॉइंट ये है कि इमरानडू जजों का अंजाम क्या होने वाला है, और इदारों के अंदर अदलिया के बारे में इस वक्त नहायत नफ़रत अंगेज़ फ़ज़ा पाई जाती है। और फिर ये है कि आरफ उल्वी, वो दंदान साज जो पाकिस्तान की बदकिस्मती से ऐवान सदर में बैठा हुआ है, किस तरह पहले किसी और के पाँव में पड़ा और फिर बाद में किस तरह किसी और के पाँव में पड़ा। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त इत्तेहाद के जिस लेवल पर है, इससे पहले इस लेवल पर कभी नहीं थी। और इत्तेहाद का मतलब यहाँ ये नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज पहले मुंतशर थी या इसके अंदर इत्तेहाद नहीं था, बल्कि इसका मतलब ये है कि सोच के एतबार से कुछ इख्तिलाफ़ात ऐसे थे जिनकी वजह से इमरान खान को भी कुछ उम्मीदें लाहक हो गई थी कि शायद मैं दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ जाऊँगा। और फिर ये है कि अस्करी क़यादत मुल्क को बचाने की जिस मंसूबे पर अमल करना चाहती थी, उसमें फिर उसे कुछ तअम्मुल करना पड़ रहा था। किस्सा ये था कि फ़ौज के जूनियर अफसरों की एक तादाद, काबिल ज़िक्र तादाद, अक्सरियत में नहीं लेकिन बहरहाल उनके इतनी तादाद थी कि वो किसी खाते में आ जाते हैं, वो इमरान खान को बरहक समझती थी। और ये लोग समझते थे कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए मुखलिस है, उसे ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। ये फ़ौज के जूनियर अफसरों के अंदर एक अच्छी खासी तादाद में ये सोच पाई जाती थी, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि अस्करी क़यादत एकदम ऐसे ब्लैटेंट एक्शन नहीं ले सकती थी जिनकी वजह से नीचे तक नाराज़गी का पहलू पाया जाए। और इसके अलावा आला क़यादत में भी इमरान खान के बारे में अगर ज़हन वाज़े था कि ये आदमी ठीक नहीं है, मुल्क के लिए ख़तरात का बास है, लेकिन हिकमत अमली के हवाले से उनमें भी इख्तिलाफ़ राय कुछ इस सतह का था कि फ़िलहाल सख्त तरीन एक्शन ना किए जाएँ या नरम रवैया रखा जाए, या इस तरह की कोई बात। आप समझ सकते हैं कि ज़ाविया फ़िक्र कहाँ कहाँ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आला सतह पर ज़हन क्लियर थे कि इमरान खान जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है। तो इस सोच में कमी बेशी थी, यानी कुछ लोगों के ख़्याल में ये इसका रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है और कुछ के ख़्याल में ये था कि नहीं, इसको टॉलरेट करना चाहिए, कुछ इस तरह की सोच थी। तो 9 मई के वाक़यात से क्या हुआ? 9 मई के वाक़यात का मूड जो था वो आपने देख लिया कि जैसे ये वाक़यात हुए, टीवी पर बैठे हुए एंकर हज़रात पीटीआई के इसे दबे लफ्ज़ों में इनकलाब की सदा, अवाम का रद्द-ए-अमल और आंखें खोल देने वाला सबक, इस तरह की फ़जूल किस्म की बातें जो उनके अंदरूनी हकीकत की भी अक्कासी करती थी कि इनकी हमदर्दियाँ ही नहीं बल्कि ये इनका तावन भी दहशत गर्दों के साथ है। और यहाँ मैं ज़मीनी तौर पर बता दूँ कि इन एंकर पर्सन में से भी बाज़ की शामत आने वाली है। तो ये सारा प्रोपगंडा उन्होंने पहले दिन तो पीटीआई बहुत खुश थे कि हमने इनकलाब बर्पा कर लिया, हालांकि इनकलाब के कुछ मंसूबे जो रह गए थे वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ। इन वाक़यात के बाद पाकिस्तान के अंदर राय आमा जो बदली वो आपने देख ली। तो इदारों के अंदर क्या सूरत हाल हुई, इदारों के अंदर ये सूरत हाल हुई। फिर जिस तरह वीडियोज़ आती गई और तफसीलात आती गई, और कुछ ऐसी तफसीलात जो अभी तक आवाम के सामने नहीं है, वो अस्करी क़यादत ने नीचे तक पहुंचाई। और जब वो इस तरह सारी चीज़ें फैली, लोगों ने वीडियोज़ दिखी, लोगों ने टेलीफोन कॉल्स के रिकॉर्ड सुने, और इस तरह फिर बालाई सतह पर तो ये इत्तफाक राय हो गया कि ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये सारा मामला जो है ये इतना बड़ा हमला है पाकिस्तान पर कि जितना बड़ा हमला आज तक भारत नहीं कर सका 71 के बाद से। और निचली सतह पर जहन क्लियर होते गए और यहाँ तक फ़ज़ा है इस वक्त की जो रिपोर्टें हैं, ज़ाहिर है अंदर उनके एक सिस्टम है।
तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें फ़ौज के अंदर करंट्स का मुकम्मल तौर पर इल्म है, लेकिन ये ज़माना ऐसा है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें अब छुपी भी नहीं रहती, सामने आ जाती हैं किसी न किसी शक्ल में। मुख्तलिफ़ हलकों तक वो उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो वाइब्स होती हैं, वो सारा पता चल जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज यकसू हो गई है और उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है, मेरे मुकाबले में और आपके मुकाबले में उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा हो गया है कि ख़तरा कितना शदीद था, कितना संगीन ख़तरा था, और इमरान ख़ान के अज़ाइम पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में क्या थे। और ये खिचड़ी 1 साल से पक रही थी। जब इमरान ख़ान ने ये कहना शुरू किया कि खाना जंगी होगी, ऑडियो याद होगी जिसमें वो ये कह रहा था कि मुझसे लिखवा लें, ये मुल्क 3 टुकड़े होगा, फ़ौज ख़त्म होगी और ये मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा। मसलसल इनके लीडर ये कहते रहे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान में खूनी इनकलाब आएगा, पाकिस्तान में लाशें गिरेंगी, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और आपको वो भी याद होगा कि आज से 7 महीने पहले पीटीआई के एक लीडर फैसल जावेद ने, जो इन दहशतगर्दों में अब सरे फहरिस्त शामिल किया गया है जिसे, उसने ये कहा था कि ये चंद दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात है, हमारी हुकूमत फिर से आने वाली है। और फिर इस तरह की इतलात मसलसल लोग देते रहे, नफसियाती तौर पर कौम को तैयार करते रहे। दूसरे सियासतदान ये समझते रहे कि ये शायद गुस्सा निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, इश्तियाल में है, इस तरह की बकवास कर रहे हैं। लेकिन ये तो फिर 9 मई को पता चला कि ये सारा कुछ तैयार करके बैठे थे। उसके बाद ये चीज़ें सामने आईं और फिर एक इमरान ख़ान के लिए एक तबाहकुन वाक़या ये हुआ कि अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान के 60 आदमियों ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सियासी तौर पर इमरान ख़ान को इंतकाम का निशाना बना रही है, और इमरान ख़ान की फेवर में उन्होंने बयान जारी किया। और ये शायद रूटीन का मामला समझ कर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान और इदारों को ये पता चला कि इन 60 की अक्सरियत जो है वो यहूदियों पर मुश्तमिल है, यानी भारी अक्सरियत इनकी यहूदियों पर है, जो ईसाई हैं उनका ताल्लुक उस फ़िरके से है, ये जो ट्रंप का और बुश का जो चर्च है उसके साथ इनका ताल्लुक है, जो कि इस्लाम और पाकिस्तान के इंतहाई मुखालफ नहीं बल्कि इंतहाई दुश्मनों में शामिल समझा जाता है, और मुसलमानों का भी। प्रोटेस्टेंट्स का भी एक अगला आगे चलकर एक फ़िरका है जिसके नज़रियात ये हैं कि हज़रत ईसा की आमद सानी के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद अक्सा को ढा दिया जाए, और अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ नहीं लाएंगे तो दुनिया पर मसीही गलबा नहीं हो सकेगा। और इसलिए ये भी वैसे इनका एक ऐसा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला के जो फ़ैसले हैं वो दुनिया के लोग उसको रोक सकते हैं, यानी अल्लाह ताला हज़रत ईसा को भेजना चाहता है लेकिन मुसलमान उसके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। तो ये उनका अक़ीदा हो सकता है। अच्छे ईसाइयों का अक़ीदा ये नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे ईसाइयों का अक़ीदा ये है कि खुदा कादिर मुतलक है। बहरहाल उनका अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा की वापसी बहुत ज़रूरी है, और हज़रत ईसा नहीं आ सकते जब तक मस्जिद अक्सा गिरा नहीं दी जाती, और जब तक उसकी जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद, जिसे उर्फ़ आम में हैकल सुलेमानी या सोलोमन टेम्पल कहते हैं, वो रीबिल्ड नहीं हो जाता, हज़रत ईसा नहीं आ सकते। ये इस चर्च का अक़ीदा है। ये एक महदूद चर्च है, सारे प्रोटेस्टेंट इस अक़ीदे के नहीं है, और ये चर्च जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, और तकरीबन को 2.5 करोड़ के करीब प्रोटेस्टेंट है। वैसे उनकी तादाद ज़्यादा है, शायद इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 12-14 करोड़ लोग प्रोटेस्टेंट होंगे। उनमें से जो 3-4, 2.5, 3-3.5 करोड़ वो हैं जो इस चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका ये अक़ीदा है। और जब इनको ये पता चला कि ये यहूदी हैं और उनके हम ख्याल ईसाई हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, तो फिर ज़ाहिर है फ़ौज और इदारों और हुकूमत के अंदर नज़रिए की यकसानी भी बढ़ गई कि अब हमें इनकी परवाह नहीं करनी है। और इसी वजह से फिर ये फ़ैसला जो कुछ हफ्ते महीने पहले कर लिया गया था कि हमने अपना इन्हिसार चीन पर बढ़ाना है, ईरान से अपने इख्तिलाफ़ात कम करने हैं, बल्कि उससे दोस्ती और तावन की वो सतह बहाल करनी है जो शाह के ज़माने में थी। तो ये इस 2 तरफ़ा प्लानिंग पर फिर अमल किया गया, और इन रिपोर्टों के आने के बाद इस सोच में अब मज़ीद पुख्तगी आई, और आपने देखा कि ये खैर ये जो ईरान बॉर्डर पर जो एक मुश्तरका मंडी
और फिर ईरान से बिजली, ये कोई 9 मई के वाक़यात का नतीजा नहीं है, ये सोच पहले से थी और इस पर काम पहले से हो रहा था। लेकिन 9 मई के बाद इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, जिसमें इमरान खान और उसके सरपरस्तों की मौत नज़र आ रही है। ये नाज़रीन मुख्तसर सूरत हाल जो बहुत ही अहम है और इसको ज़हन में रखना चाहिए कि इस वक्त ऊपरी की सतह पर क्या हो रहा है, किस तरह सोच की यकसानी हो गई है, किस तरह एक्शन प्लान से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान का सफाया करना है, बल्कि खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की माशी तरक्की में किस तरह ईरान को भी साथ लेकर चलना है, सऊदी अरब को भी साथ लेकर चलना है और तुर्की को भी साथ लेकर चलना है। और इस तावन को चीन के साथ तो ये खैर मामला है ही, इस तावन को सेंट्रल एशिया तक फैलाना है। ये सारे कतई फैसले जो हैं सोच की हद तक अब कर लिए गए हैं। तो अब उम्मीद करनी चाहिए और उम्मीद की जा सकती है कि सी पैक का मसला जो है ये चीन से ग्वादर तक ये कम्युनिकेशन का नहीं रहेगा, बल्कि इसमें सेंट्रल एशिया को भी शामिल किया जाएगा। अफ़गानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया की ममालिक से गैस भी दरामद की जाएगी और शाहराह भी तामीर की जाएगी। और इस सिलसिले में खुशी की खबर यह है कि काबुल हुकूमत में मौजूद जो तालिबान लीडर हैं उनकी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान के बारे में मुआनिदाना रवैया इख्तियार नहीं कर रही। जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप है तालिबान का वो एग्जिस्ट करता है, तालिबान ख़ुद को उनसे अलग नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर है वो उनकी ताकत का हिस्सा है। लेकिन जहाँ तक गलबे की बात है यानी मुअस्सर होने की बात है तो काबुल में वो लोग मुअस्सर हैं जो पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं चाहते। इनमें कुछ लोग वो हैं जो पाकिस्तान के दिल से दोस्त हैं, कुछ लोग वो हैं जो दिल से दोस्त नहीं हैं लेकिन वो दिल से दुश्मन भी नहीं है। नाज़रीन 9 मई के जो भयानक वाक़यात थे उनका जो सिलसिला किसी हद तक अब भी जारी है। मैं पहले उन पर आने से पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि किस तरह इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठकर झूठ बोल रही है जानबूझकर। मसलन जनरल कियानी के दौर में जो सवात ऑपरेशन हुआ था उसमें इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई थी, लोगों पर जुल्म ढाए गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब कियानी के जाने के इतने अरसे बाद उसकी वाक़यात पर जाने की बहस की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन वाक़यात की जो वीडियोज़ मौजूद थी वो वीडियोज़ PTI ने इमरान खान के हुक्म पर सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी हैं, ये कहकर कि ये जो 9 मई के बाद क्रैकडाउन हुआ है ये उसकी तस्वीरें हैं, उसकी फ़िल्में हैं। लेकिन ये जो नादान लोग हैं इनको ये भी नादान से मुराद ये हैं तो ये बेईमान, लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि या इसका इन्होंने ख्याल नहीं किया कि ये दौर ऐसा है कि इसमें पुरानी वीडियो जब आप चलाते हैं तो फ़ौरन ही इसकी पकड़ाई हो जाती है। अमेरिका में बैठा हुआ एक शैतान सिफत इंसान जिसके यहूदियों से बहुत गहरे ताल्लुकात है और आज के नहीं है, बहुत पुराने ताल्लुकात है, शाहीन सहबाई, ये ज़ायोनिस्ट यहूदियों का एजेंट है और इसके सबूत पाकिस्तानी इदारों के पास मौजूद हैं कि ये ज़ायोनिस्टों का एजेंट है। तो उसने एक वीडियो डाली है जिसमें कोई फ़ौजी जवान एक सिविलियन को बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बना रहा है और इस तरह की कुछ और वीडियोज़ भी इन्होंने चलाई हैं, सोशल मीडिया पर डाली हैं और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क से ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़ोरों पर शुरू हो गया है। तो लेकिन ज़ाहिर है साथ ही फिर थोड़ी देर के बाद लोग रिकॉर्ड पर ले आते हैं कि ये तो फ़लाँ तारीख की फ़िल्म है, ये तो सवात ऑपरेशन की फ़िल्म है, ये तो मुशर्रफ ऑपरेशन की फ़िल्म है। और इसके अलावा पुलिस के हाथों मुजालम की जो फिल्में हैं वो भी इमरान खान के दौर की ये निकाल कर ले आए हैं और उनको भी 9 मई के बाद होने वाले ऑपरेशन का हिस्सा करार दिया जा रहा है। तो PTI के जो वोटर हैं वो तो इस प्रोपेगेंडे से मुतअस्सर हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक में ये बात इनकी दाल इसलिए नहीं गल सकती कि फ़ौरन ही असल वीडियो और असल तारीख के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है। नाज़रीन फैसल बावडा साहब ने जो इंकशाफ किया कि 9 मई को एक मरकज़ी हमला इस्लामाबाद में ISI के मरकज़ी दफ्तर पर होना था जो किसी वजह से नहीं हो सका। वजह क्या थी उसका भी पता चल गया। वजह ये थी कि PTI के लीडरों को वो कहाँ से कहाँ कंट्रोल रूम थे उनके, उन पर भी मैं बात करता हूँ, तो उनको ये पता चल गया था कि वहाँ कुछ गैर मामूली इंतज़ामात हैं, गिरफ्तारियों का ज़्यादा इम्कान है, गोली चलने का इम्कान कम है। उनको ये रिपोर्ट मिली। अब रिपोर्ट उनको फीड की गई या उनके अपने ज़राए ने बताई ये वाज़ेह नहीं, लेकिन उनको जो रिपोर्ट मिली वो ये थी कि ये लोग घेरे में ले लिए जाएंगे और गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। इस बात से परेशान, क्योंकि इनका जो प्लान था उनको जिसमें कुछ इदारों के अंदर के लोग भी मुलव्वस थे, ये
जनरल फैज़ भी था और कई रिटायर्ड लोग जो इनके साथ शामिल थे। उन्होंने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया था, उनका ऐसा ख्याल था कि ऑपरेशन ये अचानक हमला होगा और गिरफ्तारियों से पहले ये लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन आईएसआई के दफ्तर, मरकज़ी दफ्तर पर जो हमला था, वो इस रिपोर्ट के बाद ख़त्म कर दिया गया कि ये तो सारे लोग पकड़े जाएंगे, और उसमें कुछ अहम लोग भी शामिल थे जो अगर मौके से पकड़े जाते तो इमरान खान के लिए मसला और बन जाना था। चुनाचे उन्होंने वो मनसूबा ड्राप कर दिया आखिरी वक्त पर। लेकिन वो ज़ाहिर है जिस बचाव की सोच के तहत उन्होंने ये वापसी का फ़ैसला इख्तियार किया, वो बचाव अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि 600 से ज़्यादा कालें पीटीआई की आला क़यादत की ट्रेस हो चुकी हैं, जिनमें वो बुलवाइयों को हदायत दे रहे हैं। और नाज़रीन, ये जो आईएसआई का हेडक्वार्टर है, इस पर हमले के बारे में एक वीडियो चली थी, कुछ 9 मई के दिन ही चली थी, और मैंने भी शेयर की थी अपने प्रोग्राम में, उसका जिक्र किया था। वो थी ये जो ख्वाजा तारक रहीम है, वो पीटीआई की किसी लीडर के साथ बात कर रहा है, और उस टेलीफोन में उसने इस मंसूबे का जिक्र कर दिया था। उसके अल्फाज ये थे कि आईएसआई के मरकज़ी दफ्तर पर अगर हमला हो जाए तो 6-7 लाशें तो गिरी जाएंगी। ये ऑडियो रिकॉर्ड हुई, लीक हुई और सोशल मीडिया पर चली भी, और लेकिन इसका नोटिस बज़ाहिर नहीं लिया गया। लेकिन अब इतलात हैं कि अब ख्वाजा तारक रहीम भी इस लिस्ट में आ गए हैं जिनको गिरफ़्तार किया जाना है और जिन पर फ़ौजी अदालत में मुकदमे चलने हैं। तो नाज़रीन, उस रोज़ 9 मई के रोज़ 19 कंट्रोल रूम पीटीआई ने कायम किए थे कराची, लाहौर, पेशावर, मर्दान, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और सियालकोट और गुजरांवाला में, मियांवाली में 19 कंट्रोल रूम। इन शहरों समेत दीगर शहरों में, मुल्तान भी उसमें शामिल है, कई शहरों में 2-2 कंट्रोल रूम थे, और इन कंट्रोल रूम्स को 56 अफराद जो थे वो चला रहे थे। ये 56 अफराद को ऊपर से जो हदायत हासिल मिल रही थी, उस कंट्रोल रूम में 6 अफराद बैठे हुए थे, जिनमें एक मुराद सईद भी था, और ये 6 अफराद जिसको रिपोर्ट कर रहे थे वो था इमरान खान। ये सारी चीज़ें, ये सारे शवाहद हासिल कर लिए गए हैं, मुरतब कर लिए गए हैं। उनको मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा, इसलिए नहीं लाया जा रहा कि फ़ौजी अदालतें आज या कल काम शुरू करने वाली हैं, 1-2 दिनों में काम शुरू करने वाली हैं। तो ये सारे शवाहद जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में पेश किए जाएंगे, और इन शवाहद का एक हिस्सा इलेक्शन कमिश्नर को भी दे दिया गया है ताकि वो इनकी रोशनी में पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर सके। तो ये है वो चारों तरफ से कसा जाने वाला शिकंजा, जिसमें से इमरान खान का निकलना मुश्किल है। नाज़रीन, इदारों के अंदर अदलिया के रवैये पर सख्त दुख और बरहमी का इजहार किया गया है। सर फहरिस्त तो उमरता बिंदियाल है, जिसका मामला बहुत बार डिस्कस हो चुका है, सामने भी आ चुका है। और जिस तरह उसने एक दहशत गर्दों के लीडर को देखकर कहा कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, उससे बड़ी बात यह है कि उसमें बिंदियाल ने इमरान खान को अगरचे दबे लफ्ज़ों में ये कहा कि 9 मई के वाक़यात पर उसकी मुखालफत कर दें, लेकिन ख़ुद बिंदियाल ने एक लफ्ज़ भी इन वाक़यात की मज़म्मत में नहीं कहा। इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से नोट किया गया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 या 4 जजों ने जिस तरह इमरान खान के लिए सहूलतकारी का इतवार बाजार लगाया और खिलाफ कानून लगाया, मसलन ये तक कह दिया कि इमरान खान पर जो मुकदमे अभी दर्ज नहीं हुए उनमें भी इसकी ज़मानत ली जाती है। ज़ाहिर है कि ये खिलाफ कानून था। तो जिस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए और जो इनका रवैया है, अब जिस तरह एक जज ने, वो जो अयूब खान की बाक़ियात में से है, उसकी नस्ल में से है, उसने आईजी को तलब कर लिया तौहीन अदालत के जुर्म में, और वो रवैया भी सारा नोट किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 3-4 जज, इनका पूरा रिकॉर्ड सामने है कि इन्होंने किस तरह दहशत गर्दों की सहूलतकारी की, इनकी सरपरस्ती की। बल्कि रिपोर्टें ये हैं कि 9 मई के वाक़यात में 4 या 5 जज भी मुलव्वस हैं, उनका करीबी ताल्लुक़ साबित हो गया है। फिर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो कत्तन खिलाफ आईन और कानून है कि जो मंजूर इस्तीफ़े पीटीआई की, जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए कौमी असम्बली से, कौमी असम्बली के स्पीकर ने उनको मंजूर किया। हालांकि इनसे पहले एक मौका इनको दिया गया था कि वो जाकर इस्तीफ़ा वापस ले लें, लेकिन इसके बजाय ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते रहे कि हमने इस्तीफ़े दिए हैं तो ये मंजूर क्यों नहीं किए जा रहे। वो मंजूर हो गए तो अब ये हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आ गया, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज का, कि वो इस्तीफ़े नामंजूर किए जाते हैं और उनकी मंजूरी का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल किया जाता है, और स्पीकर को हुक्म दिया जाता है कि वो इरकान को बुलाए।
स्पीकर इस हुक्म को मानने का पाबंद नहीं है और वो मानेगा भी नहीं। और फ़र्ज़ कीजिए अगर वो मान भी लेता है तो अब तस्वीर जो है वो इस तरह की है कि पीटीआई को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ भी नोट की गई है। और फिर जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जजों की तरफ से एक अजीबोगरीब किस्म की ज़बान में इमरान खान के लिए तारीफ़ और हुकूमत के लिए एक किस्म के वो वार्निंग वाले अल्फाज, वो सारी चीज़ें वो नोट की जा रही हैं। लेकिन ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद इन इमरान डूस के लिए अब कोई बचत का रास्ता मुमकिन नहीं है। इनका अंजाम जो है वो अब इससे नहीं बच सकेंगे। वो क्या अंजाम होगा उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। नाज़रीन, आखिर में वो जो ईवान सदर में दंदान साज बैठा हुआ फ्राडिया और जालसाज इस तरह के, आपको ये याद होगा कि ये वो शख्स था जिसने हुकूमत में आने से पहले बहुत सारे सैकड़ों फेक अकाउंट सोशल मीडिया पर बनाए हुए थे और उनमें ये प्रोपेगेंडा करता था कि इतना बड़ा जालसाज है और ये दहशतगर्द भी है। टीवी की इमारत पर कब्जा जो किया गया इसकी क़यादत में किया गया। पिछले दिनों इसने बहुत सारे सिफारतकारों को बुला कर उनसे मुलाकातें की। आम तौर पर सदर किसी सिफारतकार को बुलाया नहीं करते, सफ़ीर खुद आते हैं, अपनी कर्टसी कॉल होती है, उनकी ज़वाबत का एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है कि हर सफ़ीर ने सदर से लाजमी मिलना होता है, या कोई ख़ास इवेंट हो तो फिर भी सफ़ीर आ जाते हैं, लेकिन वो आज खुद आते हैं। सदर की तरफ से उसी दावतनामा उसी सूरत दिया जाता है जब सदर कोई रिसेप्शन दे, किसी भी दिन बड़े दिन के अहम दिन के मौके पर रिसेप्शन दे। अदरवाइज़ सदर किसी को फर्दन नहीं बुला सकता कि भाई ये तुर्की का सफ़ीर आ जाए, सऊदी अरब का सफ़ीर आ जाए, बरतानिया का सफ़ीर आ जाए, उसको टेलीफोन करके दावतनामा दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसने पिछले दिनों में 10 के करीब यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के सफ़ीरों को बुलाया कि आकर मिल जाएं, और सब के ये पाँव पड़ा है कि खुदा के लिए इमरान खान को बचा लो। उसके हक़ में इसने फिर दलीलबाजी भी की होगी कि ये वजह है, वो वजह है, इमरान खान मजलूम है या इमरान खान से गलती हो गई है, तो अगर इसको कुछ हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो जाएगा। इस तरह की दलीलबाजी उसने बहुत की होगी, लेकिन वो मुहिम रही नाकाम। तमाम सफ़ीरों ने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। यूरोपीय यूनियन के तर्जमान का बयान भी आ गया कि यह पाकिस्तान का दाखिली मसला है, और यही बात अमेरिका की हुकूमत की तरफ से भी आई है कि यह पाकिस्तान का दाखिली मसला है। अब अमेरिकी सेनेटर या अरकान कांग्रेस इनफरादी तौर पर कुछ बयानात दें तो वो अलग बात है, इनका हुकूमत की पॉलिसी से कोई तल्लुक़ नहीं। खुलासा ये है कि दुनिया के हर मुल्क ने पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है, तो ये आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। अब इस मौलवी बंदर की इन सारी हरकतों की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची, हर सतह पर पहुंची, जिसके बाद इसे फिर डांट पिलाई, वार्निंग दी गई और ये तक कह दिया गया कि मियाँ तुम्हारी बेहतरी इसमें है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस तरह का मैसेज अपने अल्फाज में, जिसका बैन सतूर ये बनता है, इस तरह के मैसेज उसे पहुँचाया गया। तो अब ये उनके पाँव पड़ गया है कि मेरी कुर्सी तो कम से कम न छीनो, लेकिन इसे पता नहीं है कि इसकी कुर्सी तो खैर क्या रहेगी, इसकी भी पकड़ होने वाली है। नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।